हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने उसमें लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जो चैनल पे आप जब जाते हो तो प्लेलिस्ट का एक बटन आता है। प्लेलिस्ट में जाके आप सबकी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना रखी हैं, 11th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, 11th बायो और 12th बायो, तो आप वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं। आज से हम 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और जो आज का चैप्टर है हमारा वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है फिजिक्स में वो मैं अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो यूनिट्स और मेजरमेंट्स और इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो वो इतना काम का नहीं है हमारे। लेकिन जो मोशन वाले से यानी कि जब से काइनेमेटिक्स स्टार्ट होती है हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहले हम इसे पढ़ेंगे, उसके बाद एंड में हम जो हमारे इजी टॉपिक्स हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वगैरह के, उन्हें कवर कर लेंगे। क्लियर है? सो आज का जो चैप्टर रहेगा वो पार्ट 1 रहेगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। आज के इस चैप्टर में हम 3-4 कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि पोजीशन क्या होती है, पाथ लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के पार्ट में हम बात करने वाले। ओके सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो जो है वो प्रीमियर होगा। तो आप लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे फिजिक्स के वीडियोज़ यहीं मिल जाए। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, आखिर मोशन होता क्या है। सो जो मोशन है वो यूनिवर्स में जो भी चीज़ हो रही है उस सब में कॉमन एंटाइटी होता है। हम चल रहे हैं तो वो मोशन है, हम अगर भाग रहे हैं तो वो मोशन है, हम कार चला रहे हैं, हम बाइसिकल चला रहे हैं, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मोशन में आ रही हैं। इवन जब हम सो रहे होते हैं तो भी जो हवा है, जो एयर है, वो हमारे लंग्स के अंदर आती जाती रहती है, हमारे आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो होता है। तो हमारे एक तरह से लिम्स का तो मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे हाथ पैरों का मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारे अंदर फ्लूइड है, जो हमारे अंदर एयर है, उसका मोशन हो रहा है। तो आप सो रहे हो तब भी आप मोशन की स्टेट में हो। फिर और जो हम अगर हमारी छोड़ के दूसरी चीज़ों की बात करें तो जैसे पेड़ है उस पे से पत्तियां गिर रही हैं, या फिर नदियों में पानी बह रहा है, या जो डैम है हमारा उसमें से पानी नीचे छलक रहा है, तो ये सब चीज़ें मोशन है। इसके अलावा जो प्लेन है, एरोप्लेन वगैरह जो है, हेलीकॉप्टर है, या कोई सा भी व्हीकल है, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जा रहे हैं। फिर जो अर्थ है एज सच अगर हम देखें तो वो हर 24 घंटे में एक बार रोटेट करती है और सन के अराउंड रिवॉल्यूशन में उसको 1 साल लगता है। तो ये दो अलग अलग टाइप के मोशन हो गए हमारे अर्थ के। देन द सन इटसेल्फ इज इन द मोशन इन द मिल्की वे गैलेक्सी विच इज अगेन मूविंग विद इन इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। तो सन खुद भी मोशन में है, ऐसा नहीं है कि सन स्टेशनरी है। सन जो है वो मिल्की वे यानी कि उससे भी बड़ी जो चीज़ है उसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, और फिर मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो बाकी गैलेक्सीज के रेस्पेक्ट में मोशन में। इसलिए हर चीज़ जो है वो चलती है, वो मोशन में रहती है ना। मोशन जो है वो होता क्या है? इट इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो टाइम के साथ अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजिशन में चेंज आया, जैसे सपोज करो आप अभी यहाँ खड़े हो, ओके, आपने रनिंग स्टार्ट करी, आप 2 किलोमीटर दूर चले गए, तो ये आपकी पोजीशन में जो चेंज आया है इसको हम बोलते हैं मोशन। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि हम इस मोशन को आखिर डिस्क्राइब कैसे करें। तो मोशन के कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने दो चीज़ें डेवलप की हैं। एक तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो हम आज के पार्ट में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो कि हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। अब एक और बात, मोशन जो है वो अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है या सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ये वाला चैप्टर जो है वो कन्फाइंड रहेगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे। तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों की बात स्ट्रेट लाइन मोशन के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होता है ना हमारा, इसको हम रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। अब अगर हमारे पास एक ऐसा केस आया है रेक्टिलीनियर मोशन का जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रहा है, तो हम एक सिंपल इक्वेशन का सेट बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मोशन के रिलेटिव नेचर को समझने के लिए हमें एक अलग कंसेप्ट डेवलप करना पड़ा, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। सो जो भी हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, उसमें हम जो भी हमारे ऑब्जेक्ट लेंगे उनको हम
पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि एक पॉइंट को हम एक ऑब्जेक्ट मान लें। क्लियर है? तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है आज के चैप्टर में वो है पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या ये चीज़ें होती है वो देख लेते हैं। तो हमने एक चीज़ पढ़ ली कि मोशन जो है वो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है एक ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ। सो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा और एक्सिस का एक सेट भी चाहिए होगा कि हमारा मोशन जो है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है, जेड एक्सिस में हो रहा है, किस में हो रहा है। सो इट इज कन्वीनियंट टू चूज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो मैंने जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि हम इस तरह का एक एक्सिस जो है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसे चूज कर ले, जिसमें हमारी ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और जो पेपर के अंदर या पेपर से जो बाहर आ रही है या जो स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन से बाहर आ रही है वो हमारी जेड एक्सिस हो जाएगी। इसे हम 2D फॉर्म में नहीं देख सकते क्योंकि ये पूरा 3D फॉर्म हो जाएगा। नाउ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन तीनों एक्सिस का, उसको हम बोलते हैं ओ, या फिर ओरिजिन जो होता है, और ये रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करता है। क्लियर है? अब एक ऑब्जेक्ट का अगर हमें कोऑर्डिनेट बताना है कि वो एक्स एक्सिस पे इतना दूरी पे है, वाई एक्सिस पे इतनी दूरी पे है और जेड एक्सिस पे इतनी दूरी पे है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट के, ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे हमें विद रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो टाइम मेजर करने के लिए हम इस सिस्टम में एक क्लॉक भी रख सकते हैं। सो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हमारा, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक, इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हमारे पास सिर्फ क्लॉक होगी या सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो वो हमारा फ्रेम नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ एक क्लॉक भी डाल दी जिससे हम टाइम बता सके, तो वो पूरा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। Now, if one or more coordinates of an object change with time, we say that the object is in motion. तो अगर टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सपोज करो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही जा रहा है वो, या एक्स और वाई दोनों में उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या एक्स वाई जेड तीनों में उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन ऑब्जेक्ट में है। अदरवाइज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम ऑफ और दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं तो अगर उसका ना एक्स एक्सिस में कुछ चेंज आ रहा है, ना वाई एक्सिस में, ना जेड एक्सिस में, तो हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रेस्ट की पोजीशन में। अब जो एक्सिस का सेट है उसकी चॉइस किस पे डिपेंड करती है, सिचुएशन क्या है। जैसे कि अगर हमें 1 डायमेंशन में मोशन को एक्सप्रेस करना है तो हमें एक एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें 2 या 3 डायमेंशंस में करना है तो हमें 2 या 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही होता है। तो जैसे एक ही डायमेंशन में हमारा चेंज हो रहा है तो हम एक एक्सिस को यूज़ करेंगे, 2 डायमेंशन में चेंज हो रहा है तो हम 2 एक्सिस को यूज़ करेंगे, तीसरी एक्सिस को हम बेवजह यूज़ नहीं करें। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन फॉर द डिस्क्रिप्शन। अब ये है कि हम कोई भी इवेंट को अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो हमने चूज़ किया है। जैसे कि सपोज करो अगर हम बोल रहे हैं कि कार जो है वो रोड पे मूव कर रही है, सो इस एग्जाम्पल में वी आर डिस्क्राइबिंग द कार विद रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू यू और टू दी ग्राउंड। तो हम एक कार को देख रहे हैं सपोज। क्लियर? तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम जो कार है उसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो हमसे जुड़ा हुआ है क्योंकि हम कार को देख रहे हैं, या फिर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो इंसान उस कार में बैठा हुआ है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अगर हम कार को देखें तो कार रेस्ट पे है, क्योंकि उसको कार चलती हुई नहीं दिख रही है। उसको दूसरी कार चलती हुई दिख सकती है लेकिन खुद की कार उसे चलती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि वो भी वहीं बैठा हुआ है और कार भी वहीं है एक तरह से। समझ रहे हो ना मेरी बात? नाउ टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एन एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस, सो दैट इट कोइंसाइड्स विद द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर स्ट्रेट लाइन में हमें किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हम कोई भी एक्सिस चूज कर सकते हैं। सपोज हमने एक्स एक्सिस चूज कर ली इस तरफ वाली, तो ये जो है हमारे ऑब्जेक्ट के पाथ से भी कॉन्साइड करेगी, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में और हमारी एक्स एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में। अब हम क्या मेजर करेंगे, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर करेंगे विद रेफरेंस टू अ कन्वीनियंटली चूजन ओरिजिन। तो हम एक ओरिजिन चूज कर लेंगे। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ये एक ओ करके ओरिजिन चूज कर लिया जो कि 0 मीटर्स पे, तो इसको हमने ओरिजिन चूज कर लिया। अब इसके हिसाब से कार इधर जा रही है या इधर जा रही है वो हम बाद में देखेंगे।
Now positions to the right of O are taken as positive and to the left of O as negative. तो ये एक कन्वेंशन है कि ये हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, अगर इस रेफरेंस पॉइंट के राइट में कोई भी मोशन हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर इसके लेफ्ट में कोई भी मोशन हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा। ये कन्वीनियंस के लिए हम चुन सकते हैं। अब सपोज करो ये जो पॉजिटिव लाइन है हमारी ये यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैंने Q, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैंने P, और इस नेगेटिव वाली लाइन पे भी हमने एक पॉइंट बना दिया यहाँ पे R। अब Q जो है वो मैं ले लेती हूँ कि ये 240 मीटर्स पे है और P जो है वो 360 मीटर्स पे है, और R हमने ले लिया कि ये है हमारा 120 मीटर्स पे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो P है वो +360 है, Q जो है वो भी +240 है, लेकिन जो R है वो -120 है। इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गई पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि मोशन में है। दूसरी चीज़ आती है पाथ लेंथ। अब हमने क्या देखा, मोशन देख रहे हैं हम एक कार का अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो हमने एक्स एक्सिस को इस तरीके से चूज़ किया कि वो हमारी जो कार जिस मोशन में चल रही है, जिस पाथ पे चल रही है, उससे कॉन्साइड करे, और जो ओरिजिन है एक्सिस का वो हमने वो पॉइंट चूज़ किया है जहाँ से कार स्टार्ट हुई है, जैसे कि इस केस में हमने उसको ओ ले लिया। ठीक है, तो ये मान लो कि कार जहाँ से चालू कर रही है वो पॉइंट जो है वो है x = 0 मीटर, और यहाँ पे टाइम जो है वो भी हमारा 0 है क्योंकि अभी तक कार स्टार्ट नहीं हुई है। अब हमने यहाँ 3 पॉइंट्स देखे P, Q और R। सो ये पोजीशन दिखा रही है कार की अलग अलग इंस्टेंट पे। तो यहाँ पे हम 2 केसेस लेंगे। अब वो 2 केसेस क्या हैं? पहले केस में जो हमारी कार है वो O से लेके P तक जाएगी, यानी कि 0 मीटर से लेके +360 मीटर तक जाएगी। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर किया है हमारी कार ने वो कितना हो जाएगा? +360 मीटर। और इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं पाथ लेंथ, जो कि हमारी कार ने ट्रेवर्स की है, ट्रेवल की। तो ये तो हो गया हमारा पहला केस। अब एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें कार जो है वो पहले O से P तक गई, उसके बाद वो P से Q तक गई। तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया हमारी कार ने? पहले तो उसने 0 से लेके 360 मीटर्स तक का डिस्टेंस कवर किया, यानी कि +360 मीटर्स। उसके बाद उसने 360 मीटर्स से लेके 240 तक का डिस्टेंस कवर किया, यानी कि 120 मीटर्स का। अगर हम 360 में से 240 निकाल दें तो 120 बचता है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवर्स किया हमारी कार ने वो कितना हो गया? +480 मीटर। क्लियर हो गई ये चीज़? तो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है हमारी कार ने वो +480 मीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं होगा, वो अभी आगे मैं बताऊंगी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो पाथ लेंथ जो होती है हमारी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बात ध्यान रखनी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। तो उसमें वैल्यू ज़रूर होगी कि +480 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, अब किस डायरेक्शन में कवर किया है वो कोई मायने नहीं रखता। देन नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। सपोज करो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की टाइम t1 और t2 पे वो है x1 और x2, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि डेल्टा x, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1, और जो टाइम पीरियड रहेगा वो भी डेल्टा t रहेगा, यानी कि t2 माइनस t1। क्लियर है? तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे हम ध्यान देते हैं डिस्प्लेसमेंट में, जबकि डिस्टेंस में हम इनिशियल, फाइनल, मिडिल जो भी पोजीशंस आई हैं उन सब पे ध्यान देंगे। तो जो केस हमने अभी पिछला देखा था PQ वाला, वही केस हम देखेंगे दोबारा। पहले हम उससे पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो सपोज करो अगर x2 जो है वो x1 से बड़ा है तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर x1 जो है वो बड़ा है x2 से तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाए। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। ये ज़रूरी है पता करना कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है या पॉजिटिव हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मोशन देख रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है, तो इसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्शन हो सकती है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड या फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। और इन दोनों डायरेक्शन को हम इजीली प्लस और माइनस साइन से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था अगर हम उसकी तरफ जाएं तो सपोज करो जो हमारा, वापस से मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारा O था पॉइंट जो कि 0 मीटर पे था, फिर ये हमारा Q पॉइंट था, ये हमारा P पॉइंट था। P था हमारा 360 पे, Q था हमारा 240 पे, और यहाँ पे था हमारा R जो कि था -120 मीटर्स पे।
तो हमने पहले क्या देखा कि कार जो है वो 0 से लेके P तक गई है, यानी कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन है यानी कि x1 वो क्या हुई 0, और उसकी फाइनल पोजीशन यानी कि x2 कितनी हो गई 360 मीटर्स। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रहा हमारी कार का वो रहा 360 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 360। ये हमारा पहला केस था। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड हो गया 360 मीटर और उसकी डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसा कि हमने प्लस साइन से दिखाया। दूसरी तरफ अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें P से Q तक का, तो P जो है वो है हमारा प्लस 360 पे और Q जो है वो है प्लस 240 पे। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो इसमें हमारा जो x2 है यानी कि जो फाइनल पोजीशन है वो है Q यानी कि प्लस 240, और x1 जो है वो है हमारा प्लस 360। तो जब हम 240 में से 360 माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी 120 मीटर्स, लेकिन माइनस में। क्लियर है? सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि हमारी गाड़ी जो है वो बैकवर्ड जा रही है, जो हमारे हिसाब से हमने प्लस और माइनस लगाया उस हिसाब से। तो ये जरूरी नहीं है कि हम वेक्टर नोटेशन यूज करें ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि वन डायमेंशन में है, क्योंकि उसमें चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट। अब यह होता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें हो सकती है। जैसे हमारा फर्स्ट केस जो हमने देखा यानी कि 0 से लेके या O से लेके जो P तक जा रहा है, तो उसमें हमारा पाथ लेंथ जो आया था यानी कि जो हमारा डिस्टेंस आया था वो भी 360 मीटर्स आया था और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 360 मीटर्स आया। लेकिन अगर हम हमारा सेकंड केस देखें तो सेकंड केस में हमारा डिस्टेंस कितना आया था प्लस 480 मीटर्स। लेकिन अगर हम वो सेकंड केस यहाँ पे लगाएं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो, पहले कार 0 से P तक गई, उसके बाद वो P से Q तक गई, तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या रहा यानी कि x1 0 मीटर्स, और हमारा फाइनली हमारी कार जहां पे आके रुकी वो था 240 मीटर्स। तो x2 हो गया हमारा 240 मीटर्स। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट है प्लस 240 मीटर्स। क्लियर हो गया? तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड रहा डिस्प्लेसमेंट का वो हमारी पाथ लेंथ के बराबर नहीं हो पाया इस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन की देखी जाती है। जैसे सपोज करो आपने घर से स्टार्ट किया चलना, आप गए बाजार और आप वापस से घर पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस सेम है। क्लियर? नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी 0। जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो 0 हो सकता है, लेकिन जो पाथ लेंथ है वो कभी भी 0 नहीं होगी। क्योंकि सपोज करो आप 20 मीटर चल के गए और 20 मीटर चल के आए, तो आपका डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो है 40 मीटर, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बिल्कुल 0 रहेगा। क्लियर है? नाउ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोशन अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो हम पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं। इस तरह के ग्राफ जो है काफी पावरफुल टूल होते हैं, जिससे हम अलग अलग एस्पेक्ट जो है मोशन का, एक ऑब्जेक्ट के मोशन का, वो शो कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर एक मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सपोज एक्स एक्सिस पे, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम के साथ वेरी करेगी और हमारे पास एक एक्स टी ग्राफ जो है वो आ जाएगा। अभी दिखाऊंगी आपको ये ग्राफ भी। तो पहले एक सिंपल केस देखते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि स्टेशनरी है, यानी कि सपोज करो एक कार जो है वो खड़ी हुई है किसी भी जगह पे, स्टिल खड़ी हुई है। तो 40 मीटर्स की दूरी उसने तय की और उसके बाद वो एकदम स्टिल खड़ी हुई है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, कि टाइम के साथ, ये टाइम है हमारा, इस टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं की वहीं खड़ी है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। दूसरा, अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे सपोज करो 1 से 2 सेकंड में वो 3 मीटर कवर कर रहा है, फिर 2 से 3 सेकंड में भी वो 3 मीटर कवर कर रहा है, तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में, और उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का दिखाई देगा कि इस टाइम पे वो यहाँ पे है, इस टाइम पे वो यहाँ पे है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी, क्योंकि
इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल है हमारे टाइम का। क्लियर हो गई ये चीज। अब इसके अलावा एक और हम ग्राफ देखेंगे जो कि आपको इस तरीके का दिखाई देगा। इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी कि इस 0 पॉइंट से स्टार्ट हुई है और टाइम भी 0 है उसका और एक्स भी 0 है। अब ये इसने स्पीड पिकअप की 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक इसने स्पीड अपनी बढ़ाई, यानी कि यहाँ तक। उसके बाद ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ये ऑलमोस्ट हमारे 10 से लेके 18 सेकंड तक आपके पास ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो यानी कि 10 से लेके 18 सेकंड तक, यानी कि t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड से t इज इक्वल्स टू 18 सेकंड्स तक ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। उसके बाद हमने ब्रेक लगाया और कार जो है वो 20 सेकंड्स पे रुक गई, t इज इक्वल्स टू 20 सेकंड्स पे रुक गई और उसने जो डिस्टेंस कवर किया, अगर आप इस लाइन को इस पॉइंट से जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट आपका 296 मीटर्स आएगा एक्स, तो वो यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके के मोशन का जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा कि यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे उसने स्पीड पकड़ी, फिर एक यूनिफॉर्म स्पीड तक चली और फिर ब्रेक लग गए और ब्रेक लगने के बाद हमारी गाड़ी जो है वो आके रुक। क्लियर हो गई ये चीज़? यहाँ तक समझ में आ गया क्या पोजीशन होती है, क्या पाथ लेंथ होती है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है और किस तरह से हम एकदम जो सिंपल मोशंस है हमारे वन डायमेंशन में उनके ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। अब हमें पिछले पार्ट से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करती है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कितनी तेज़ी से चेंज करेगी और किस डायरेक्शन में चेंज हो। तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ी जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। So average velocity is defined as the change in position or displacement, that is delta x, divided by the time intervals, that is delta t, in which the displacement occur. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जो भी चेंज हुआ है आपकी पोजीशन में, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम उस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे जिस टाइम इंटरवल में वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा। यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी, इट विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसको हम आसान शब्दों में बोल सकते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा t। यहाँ पे x2 और x1 पता है आप लोगों को, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, x2 फाइनल पोजीशन है, x1 इनिशियल पोजीशन है और ऐसे ये फाइनल टाइम है और ये इनिशियल टाइम है। अब यहाँ पे ये जो बार लगाई गई है इस v के ऊपर, वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम एवरेज क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हम s के ऊपर ये बार लगा देंगे। अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम a के ऊपर ये लगा देंगे। तो कोई भी एवरेज चीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके ऊपर हम ये छोटी सी बार लगा देंगे जिससे हम नॉर्मल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। SI यूनिट जो है वेलोसिटी की वो मीटर पर सेकेंड होती है, हालांकि किलोमीटर पर आवर भी हम यूज़ करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की तरह जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसमें वैल्यू भी है और इसमें डायरेक्शन भी, दोनों चीज़ें। लेकिन जैसा कि हमने देखा, अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तो उसमें जो डायरेक्शनल एस्पेक्ट है वेक्टर का, उसको हम प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और हमें इसके लिए कोई वेक्टर नोटेशन की जरूरत नहीं पड़े। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसका ग्राफ आप लोगों को इस पे दिखाई दे रहा है। पहले मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी फिर मैं ग्राफ बताऊंगी। तो जो हमने लास्ट ग्राफ देखा था ये कार के मोशन का, इसको अगर हम दोबारा से देखें तो इसमें हम दो टाइम इंटरवल्स ले रहे हैं, एक तो टाइम 0 सेकेंड और टाइम 8 सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर जो हमारा ग्राफ का पोर्शन है, अगर इसको हम लेके एक नया ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके का दिखाई दे। ये टाइम 0 है और ये टाइम हमारा 8 सेकेंड। क्लियर है? अब यहाँ प्लॉट से हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो एवरेज वेलोसिटी है कार की, अगर हम यहाँ पे देखिए हमारा जो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड और t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड। यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जो टाइम है हमारा यानी कि t2 जो है वो हमारा 7 सेकेंड्स है, t1 जो है वो है 5 सेकेंड। अब हमें x2 और x1 निकालना है, तो हम इस ग्राफ को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। तो हमारा जो x1 है वो हो गया 10 मीटर्स और जो हमारा x2 है वो यहाँ पे आ गया हमारा 25 और 30 के बीच में, तो ये दे रखा है 27.4 मीटर्स। तो अगर हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी
तो हम x2 को x1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17.4 मीटर्स डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 यानी कि 2 सेकेंड्स, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा हो जाएगा 8.7 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। नाउ ज्योमेट्रिकली दिस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन p1 p2 कनेक्टिंग द इनिशियल पोजीशन p1 टू फाइनल पोजीशन p2। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो ये जो हमारी वैल्यू आई है ना, ये हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की जो कनेक्टिंग लाइन है उसको डिनोट करती है। नाउ एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग कि डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या है। अब यहाँ पे तो हमारा x2 जो है वो x1 से बड़ा था, लेकिन अगर सपोज करो हमारा x2 10 होता और x1 27.4 होता तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो -8.7 मीटर्स पर सेकेंड हो जाए। अब अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हुआ तो ऑब्वियसली हम जीरो डिवाइडेड बाय चाहे कोई भी टाइम कर लें, चाहे 100 सेकेंड्स कर ले तो भी वो जीरो ही आएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। अब 3 और ग्राफ दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, एक्सटी ग्राफ ही है यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ है एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहला आता है हमारा ए, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो जीरो से चालू होके एक स्ट्रेट एक्सटी ग्राफ देगा आपको। दूसरा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आपका, लेकिन वो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। और तीसरा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है तो उसका टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सटी ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई दे। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करती है, डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखनी है। सो एवरेज वेलोसिटी इन्वॉल्व्स ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ लेंथ से अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसीलिए जब हमें डिस्टेंस को कवर करना है, रेट ऑफ मोशन ओवर द एक्चुअल पाथ, तो हमें एक दूसरी क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी होगी जिसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो उसमें हमारा डिस्टेंस जो है वो कवर होगा। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट का काम रहता है और स्पीड के साथ डिस्टेंस का। अब एवरेज स्पीड जो है उसकी भी वेलोसिटी की जैसी ही यूनिट होती है, यानी कि मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट होती है। लेकिन ये हमें एक चीज़ नहीं बताता कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो इसीलिए जो हमारी एवरेज स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव ही हो रहती है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम पॉजिटिव ही मानते हैं। जबकि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है? अब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में वो मूव किए जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो टोटल पाथ लेंथ के बराबर होगा, और इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमारे एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, जैसे कि हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस से काफी अलग रह सकता है। क्लियर है? अब आते हैं हमारे आज के लास्ट पार्ट पे, लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। अब जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि एवरेज वेलोसिटी हमें ये बता देती है कि कितना फास्ट एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, लेकिन ये हमें जो एवरेज वेलोसिटी है ये चीज नहीं बता पाती कि हाउ फास्ट इट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। जैसे कि देखो, बहुत ईजी है इस चीज को समझना। हमें यह पता चल गया कि 5 से 10 सेकंड के बीच में हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो है 15 किलोमीटर्स पर आवर, ये मान लो। लेकिन हमें ये नहीं पता कि छठे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है, या 8वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है, या 9th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें उसकी वेलोसिटी नहीं पता, हमें एक एवरेज वेलोसिटी पता है कि इस 5 सेकंड में उसकी एवरेज वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर है। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, हमने एक नया कंसेप्ट जो है वो डिराइव किया, जिसको हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला, या उसको हम वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट टी भी बोल सकते हैं। वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलना ज़्यादा ईजी रहता है। So velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small.
तो वेलोसिटी जो है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसको हम क्या बोलेंगे कि एक एवरेज वेलोसिटी की लिमिट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो डेल्टा टी है हमारा वो बहुत छोटा हो जाता है। यानी कि जो v होगी, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है हमारी, इट विल बी इक्वल्स टू लिमिटेड डेल्टा टी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी कि इसको हम डिफरेंशियल से सॉल्व करते हैं डी एक्स बाय डी टी से। तो यहाँ पे जो ये सिंबल लगाया हमने लिमिटेशन वाला, इट स्टैंड्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लिमिट as delta t is to 0 of the quantity on its right. In the language of calculus, the quantity on the right hand side of this equation is the differential coefficient of x with respect to t and is denoted by dx by dt. तो अगर हम कैलकुलस की भाषा में बात करें तो जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड पे, यानी कि जो ये वाली क्वांटिटी है हमारी, वो हमारे x की डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी t के रेस्पेक्ट में, यानी कि उसको हम dx बाई dt लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में टाइम जो है हमारा वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। तो ये क्या होगा, dx बाई dt क्या होगा, ये पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बताएगा हमारा, उसकी रेट बताएगा। अब जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, इसको हमने a नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को। सो इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी की वैल्यू पता करने के काम में ले सकते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, चाहे हम ग्राफिकली पता करें चाहे हम न्यूमेरिकली पता। सपोज करो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब जो हमने मोशन देखा था कार का, देखो मैं बता देती हूँ, ये वाला जो हमने मोशन देखा था कार का, इसमें हम जानना चाहते हैं कि इस चौथे सेकंड पे इस कार की वेलोसिटी क्या है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें एक अलग से ग्राफ बनाना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ में हमने थोड़ा स्केल जो है वो डिफरेंट लिया है। यहाँ पे हमने जो डेल्टा टी है वो 2 सेकेंड्स का लिया है, जिससे हम इजीली जो है उसको कवर कर सके। 2-2 सेकेंड्स पे हमने लिया है, तो ये 2 सेकेंड्स पे हमने जो जीरो था हमारा उसको हमने 2 सेकेंड से रिप्लेस कर दिया। अब एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन से अगर हम जाएं तो जो स्लोप है P1 P2 का, यहाँ पे ये देखो, ये इनिशियल पोजीशन दिखाई दे रही है P1 और ये हमारा P2 है। तो ये जो लाइन इनको कनेक्ट कर रही है, जो स्लोप है, इट विल गिव द एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो ये हमें क्या बताएगा कि 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक जो एवरेज वेलोसिटी रही है वो P1 P2 के इस लाइन को कनेक्ट करने से आपको मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो डेल्टा टी की वैल्यू है 2 सेकेंड से डिक्रीज करके हम 1 सेकेंड कर देते हैं। पहले हमने 2 सेकेंड्स ली भाई, 3 से 5 सेकेंड कितना हो गया, 2 सेकेंड्स हो गया। अब हम डेल्टा टी की वैल्यू घटा के कर देते हैं 1 सेकेंड। तो जो लाइन हमारी P1 P2 थी पहले, अब वो Q1 Q2 हो गई। तो Q1 है हमारी 3.5 सेकेंड्स पे और Q2 है हमारी 4.5 सेकेंड पे। तो ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो गया। नाउ इन द लिमिट डेल्टा t tends to 0, the line P1 P2 becomes tangent to the position time curve at the point P, and the velocity at t is equals to 4 second is given by the slope of the tangent at that point. अब होगा क्या, लिमिट जो है वो क्या है हमारी, डेल्टा t जो है वो 0 तक जा रहा है। तो जो लाइन है होगी हमारी P1 P2 वाली, वो हमारा जो पॉइंट P है, यानी कि ये जो पोजीशन है हमारी 4 सेकेंड पे, इस पॉइंट P के लिए टेंजेंट का काम करे। और जो वेलोसिटी रहेगी टाइम t सेकेंड्स पे, वो हमें कैसे पता चलेगी कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है। हालांकि इस प्रोसेस को ग्राफिकली शो करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करें वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए, तो जो मीनिंग है लिमिटिंग प्रोसेस का वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें जो हमारा इनिशियल पोजीशन है x, वो कैसे है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो है हमारा 0 से 2 के बीच में, तो ऑलमोस्ट 1 भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसके आधे में भी नहीं जा रहा है। तो हम x ले लेंगे इसमें 0.08 TQ। अब एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है आप लोगों की, जिसमें लिमिटिंग वैल्यू बता रखी है टाइम 4 सेकेंड पे डेल्टा x बाई डेल्टा टी की। तो वो मैं शो कर देती हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। तो यहाँ पे देखो, जो डेल्टा x बाई डेल्टा टी की वैल्यू है वो कैलकुलेट करके इस लास्ट कॉलम में बता रखी, लेकिन हम पहले बाकी कॉलम्स भी देख लेते हैं। ये हमारा डेल्टा टी है, अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 2 सेकेंड्स पे, 1 सेकेंड्स पे, 0.5 सेकेंड्स पे, 0.1 सेकेंड पे, 0.01 सेकेंड। इसके अलावा जो ये सेकेंड और थर्ड कॉलम है, इसमें T1 और T2 की वैल्यू दे रखी। तो जो हमारा T1 होगा वो क्या होगा, T माइनस डेल्टा टी बाई 2, और जो T2 होगा हमारा वो होगा T
प्लस डेल्टा टी बाय 2। इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ कॉलम जो है हमारे, उसमें x की वैल्यू दे रखी, यानी कि x t1 टाइम पे कितना है और x t2 टाइम पे कितना है। तो जो x t1 की अगर हम जनरल में वैल्यू देखें तो वो होगी 0.08 t1 का क्यूब, और x t2 टाइम पे जो रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी 0.08 t2 का क्यूब। सिक्स कॉलम में डिफरेंस बता रखा है x t2 माइनस x t1 का, यानी कि डेल्टा x, और लास्ट कॉलम में हमारा डेल्टा x बाय डेल्टा t की वैल्यू दे रखी, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा टी की 2 सेकेंड्स पे कितनी होगी, 1 सेकेंड पे कितनी होगी, वो बता रखी। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हमने डेल्टा टी की वैल्यू कम की, 2 सेकेंड से हम 0.010 सेकेंड पे गए, तो जो वैल्यू थी एवरेज वेलोसिटी की वो ऑलमोस्ट 3.84 मीटर पर सेकेंड पे चली गई, जो कि टाइम 4 सेकेंड जो है हमारा उसकी वेलोसिटी है। यानी कि जो dx बाई dt की वैल्यू रहेगी टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, वो होगी 3.84। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम 2 सेकेंड से नीचे जा रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो ऑलमोस्ट 3.845, 3.840, 3.8400 यानी कि 3.84 के बराबर आ रही है। तो ये हमारी वेलोसिटी हम मान लेंगे कि 4 सेकेंड्स पे हमारी वेलोसिटी 3.84 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम हर एक इंस्टेंट जो है मोशन का, उसके लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते। अब जब हमने वेरिएशन देखा वेलोसिटी का इस वाले जो कार के मोशन के लिए, तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला। तो ये वीटी ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो हमारी कार चल रही थी स्टार्टिंग से चालू होके, फिर यूनिफॉर्म, फिर ब्रेक लगा के। तो उसके लिए अगर हम वीटी ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके का। क्लियर है? Now the graphical method for determination of the instantaneous velocity is always not a convenient method. अब जो ग्राफिकल मेथड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, वो कन्वीनियंट नहीं रहता है, बहुत मुश्किल आती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, समझ में भी नहीं आता है। तो इसके लिए हमें जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसे अच्छी तरीके से प्लॉट करना होगा, और फिर हमें एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो बतानी होगी जैसे ही हमारा डेल्टा टी छोटे से छोटा होता जाए। नाउ इट इज इजियर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट डिफरेंट इंस्टेंट्स इफ वी हैव डेटा ऑफ पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंट्स और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर सपोज करो अलग अलग डिफरेंट इंस्टेंट्स पे हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। एंड आफ्टर दैट वी कैलकुलेट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी फ्रॉम द डेटा फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एंड फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की वैल्यू जो है उसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने इस वाली टेबल में किया। तो हमारे पास एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी और वही हमारा आंसर रहे। क्लियर है? वैसे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इतनी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है एग्जाम्स में, लेकिन बस हाँ ये है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसे समझना ज़रूरी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो तो इजी हो जाएगा आप। क्लियर है? सो ये था हमारा आज का पार्ट, जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में बात। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, उसमें हम एक्सेलरेशन के बारे में मेनली बात करेंगे, और जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है हमारी, या फिर जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है हमारी मोशन की, उनके बारे में भी हम डिस्कस करें। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आप लोगों का आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मैंने अपने ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो ज़रूर से जाके उसे ज्वाइन करना, क्योंकि लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप लास्ट मिनट रिविजन कर सकते हैं। ओके, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।